नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि एटम यानी परमाणु आखिर अंदर से दिखता कैसा है। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। इसमें इतने ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं। ये तो हम सबने सुना है कि हमारे आसपास की हर चीज सब कुछ एटम से बना है। पर सवाल ये है कि इन एटम्स के अंदर क्या है। सोचिए, सदियों तक ये एक पहेली बनी रही, एक ऐसा राज जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। तो चलिए, एक जासूस की तरह उस दुनिया में झांकते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, प्राचीन ग्रीस में। वहीं पर एटम शब्द आया, जिसका मतलब होता था अनकटेबल या अविभाज्य। मतलब पदार्थ का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसे और तोड़ा ही नहीं जा सकता। और देखिए, ये आइडिया इतना पावरफुल था कि सदियों बाद 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी पूरी साइंटिफिक थ्योरी इसी एक बात पर बना दी। पर कहानी में एक पेंच था, एक बहुत ही आम सी चीज। कभी सोचा है कि सूखे बालों में कंघी घुमाने के बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को कैसे खींच लेती है? यह है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर एटम को तोड़ा नहीं जा सकता और वो न्यूट्रल है, तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये आ कहाँ से रहा है? बस इसी एक सवाल ने पूरी पिक्चर बदल दी। और इसका जवाब मिलना शुरू हुआ 1850 के दशक में कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रे ट्यूब्स के साथ। साइंटिस्ट्स ने देखा कि इन ट्यूब्स के अंदर कुछ अदृश्य किरणें दौड़ रही हैं। और फिर 1897 में जे थॉम्सन ने उस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने साबित किया कि ये किरणें असल में नेगेटिव चार्ज वाले बहुत ही छोटे कणों से बनी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कण हर एटम के अंदर मौजूद थे। उन्होंने इन्हें नाम दिया इलेक्ट्रॉन। और बस इसी एक खोज ने अविभाज्य एटम के आइडिया को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाला एक पार्टिकल है। पर अब अगला बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये रहता कहाँ है? एटम के अंदर का अरेंजमेंट कैसा है? इसका जवाब देने के लिए जे थॉम्सन ने ही पहला मॉडल पेश किया। इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। चलिए, इसे एक तरबूज से समझते हैं। मान लीजिए कि पूरा तरबूज पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है और उसके अंदर जो काले बीज बिखरे होते हैं वो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। इससे पूरा एटम न्यूट्रल भी हो जाता है। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है ना? एक अच्छी कोशिश थी, पर क्या ये सच था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को भी इस मॉडल पर कुछ शक था, और इसी शक को दूर करने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो साइंस की हिस्ट्री के सबसे बड़े शॉक्स में से एक बन गया। रिजल्ट इतना हैरान करने वाला था कि रदरफोर्ड ने खुद कहा, ये तो ऐसा था मानो आपने एक टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाया हो और वो गोला पलटकर वापस आप ही को लग जाए। तो क्या था ये एक्सपेरिमेंट? देखिए, रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत ही पतली फॉइल ली और उस पर तेज रफ्तार वाले पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी। अब अगर थॉम्सन का तरबूज वाला मॉडल सही होता तो इन अल्फा पार्टिकल्स को उस फॉइल के आर पार सीधे निकल जाना चाहिए था, थोड़ा बहुत इधर उधर होकर। और ज्यादातर पार्टिकल्स के साथ हुआ भी यही, वो सीधे निकल गए। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने देखा कि लगभग 20,000 में से कोई एक पार्टिकल टकराकर लगभग सीधा वापस आ गया। ये तो नामुमकिन जैसा था। मतलब टिश्यू पेपर ने वाकई तोप का गोला लौटा दिया था। इस एक हैरान करने वाले नतीजे से रदरफोर्ड ने एटम की पूरी कहानी ही बदल दी। उन्होंने 3 बातें बताईं। पहली, एटम का ज्यादातर हिस्सा एकदम खाली है। दूसरी, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा वजन एक बहुत ही छोटी और ठोस जगह पर इकट्ठा है। और तीसरी, उन्होंने इस सेंटर को एक नाम दिया, न्यूक्लियस यानी नाभिक। बस प्लम पुडिंग मॉडल का खेल यहीं खत्म हो गया। तो रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल दुनिया के सामने रखा, एक छोटा सा सोलर सिस्टम जिसमें बीच में सूरज की तरह है भारी भरकम न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर ग्रहों की तरह चक्कर काट रहे हैं हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन्स। ये मॉडल देखने सुनने में बहुत अच्छा था, एकदम परफेक्ट। पर इसमें एक बहुत बड़ी, बल्कि एक विनाशकारी गड़बड़ थी। देखिए, असली सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स ग्रेविटी की वजह से अरबों साल से टिके हुए हैं, लेकिन रदरफोर्ड के एटम में कहानी अलग थी। यहाँ पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी बिजली का खिंचाव एक साथ रखता है। और उस जमाने की फिजिक्स के नियम साफ साफ कहते थे कि ऐसा सिस्टम तो 1 सेकंड के लाखवें करोड़वें हिस्से में ही तबाह हो जाना चाहिए। पर ऐसा क्यों?
वजह ये थी कि उस वक्त की क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन, तो वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा, यानी अपनी ऊर्जा बाहर फेंकेगा। और जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, वो एक स्प्रिंग की तरह घूमता हुआ सीधा न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा। एटम खत्म। अगर ऐसा होता तो हमारे आसपास कोई भी चीज स्थिर हो ही नहीं सकती थी। तो सवाल था, फिर एटम तबाह क्यों नहीं होते? एटम को इस मौत के चक्र से बचाने के लिए साइंटिस्ट्स को फिजिक्स के रूल बुक को ही बदलने की जरूरत थी। और इस पहेली का हल मिला एक बहुत ही अनपेक्षित जगह से, लाइट यानी प्रकाश की असली पहचान को समझने से। एक पुराना सवाल था, लाइट आखिर है क्या? क्या वो पानी की लहरों की तरह एक वेव है या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक बौछार? और जवाब चौंकाने वाला था, वो दोनों है। और यही आइडिया, जिसे हम वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं, फिजिक्स की दुनिया में एक क्रांति लाने वाला था। इस नई सोच की नींव रखी 1900 में मैक्स प्लैंक ने। उन्होंने एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा कि एनर्जी एक बहती हुई नदी नहीं है जो लगातार बहती रहे, बल्कि एनर्जी सीढ़ियों की तरह होती है। आप या तो पहले पायदान पर हो सकते हैं या दूसरे पर, लेकिन दोनों के बीच में हवा में नहीं लटक सकते। एनर्जी के इन फिक्स्ड पैकेट्स को ही उन्होंने क्वांटा नाम दिया। और इस अजीब से लगने वाले आइडिया का सबसे बड़ा सबूत मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इसमें होता यह है कि जब लाइट किसी मेटल पर पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। पुरानी वेव थ्योरी ये समझा ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। तब आइंस्टाइन ने प्लैंक के आइडिया को इस्तेमाल किया और कहा कि लाइट खुद एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स से बनी है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। बस इस एक आइडिया ने सारी पहेली सुलझा दी और ये साबित हो गया कि एनर्जी वाकई में क्वांटाइज्ड है। और अब कहानी फिर से एटम पर वापस आती है। नील्स बोहर नाम के एक साइंटिस्ट ने इन नए क्वांटम आइडियाज को उठाया और उन्हें रदरफोर्ड के सोलर सिस्टम वाले एटॉमिक मॉडल में फिट कर दिया। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकते। उनकी अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट्स यानी कक्षाएं होती हैं, बिल्कुल उन सीढ़ियों की तरह। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में है, वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा। मतलब वो मौत का चक्र अब हो ही नहीं सकता था। एटम इसलिए स्टेबल था क्योंकि क्वांटम दुनिया के नियम उसे तबाह होने की इजाजत ही नहीं देते थे। और कमाल की बात यह है कि बोहर के मॉडल ने एक और पुरानी पहेली सुलझा दी। क्या कभी सोचा है कि अलग अलग एलिमेंट्स को गर्म करने पर वो अलग अलग खास रंगों की रोशनी क्यों छोड़ते हैं? बोहर ने बताया कि ये रंग असल में वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे में कूदते वक्त छोड़ते हैं। ये हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट था। बोहर का मॉडल एक जबरदस्त कामयाबी थी, पर यह कहानी का अंत नहीं था। पिक्चर अभी बाकी थी। और अब जो मोड़ आने वाले थे वो हमें क्वांटम दुनिया की असली और भी ज्यादा अजीब हकीकत की तरफ ले जाने वाले थे। इसके बाद आए लुई डी ब्रॉगली, जिन्होंने कहा कि सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स भी वेव की तरह बर्ताव करते हैं। और फिर वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपना मशहूर अनिश्चितता का सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा कि ये जानना नामुमकिन है कि कोई इलेक्ट्रॉन एक ही पल में ठीक ठीक कहाँ है और किस रफ्तार से कहाँ जा रहा है। तो जरा सोचिए इस सफर के बारे में। हमने शुरुआत की थी डाल्टन के एक ठोस गोल पत्थर जैसे एटम से, फिर हम पहुंचे थॉमसन के तरबूज पर, फिर रदरफोर्ड के छोटे से सोलर सिस्टम पर, और उसके बाद बोहर के फिक्स्ड ऑर्बिट वाले मॉडल पर। और आज हम एक ऐसे मॉडल पर आ खड़े हुए हैं जहां इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं बल्कि एक संभावना का बादल है। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम कभी जान ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ है और कहाँ जा रहा है, तो एक एटम असल में दिखता कैसा है? और शायद असली सवाल ये है कि हकीकत खुद कैसी दिखती है।